A very good morning बच्चा लोग, वेलकम बैक टू NIE। सो माय नेम इज बुरहानुद्दीन MK एंड आज हम लेके आ गए हैं अपना लेक्चर नंबर 1 अगेन बेसिक्स। बट गाइस आज जो बेसिक्स हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे ऑफ प्रिसाइसली रोटेशनल, मतलब उस पर्टिकुलर चैप्टर का ही बेसिक्स पढ़ेंगे। मतलब जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था गाइस कि जो रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर है आपका, वो चैप्टर पूरा 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है सर्कुलर मोशन और दूसरा पार्ट है रोटेशनल मोशन। तो गाइस सर्कुलर मोशन जो भी है अपना, ओके, सर्कुलर मोशन एक पार्ट है अपना, रोटेशनल मोशन दूसरा पार्ट है, करेक्ट। तो रोटेशनल मोशन अपना एक पूरा के पूरा फ्रेश टॉपिक है, न्यू टॉपिक है। बट सर्कुलर मोशन हमने ऑलरेडी थोड़ा पार्ट अपने 11th में पढ़ा था। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, हमने तीसरा चैप्टर पढ़ा था 11th में, मोशन इन प्लेन, जो 3 पार्ट में डिवाइडेड था। पहला पार्ट था लीनियर मोशन, दूसरा पार्ट था प्रोजेक्टाइल मोशन और तीसरा पार्ट था सर्कुलर मोशन। बेटा नेवरथलेस मैं जानता हूं आपको सर्कुलर मोशन भी वहां उतने डिटेल में नहीं दिया था, ओके, लेकिन जितने डिटेल में 11th में नहीं दिया था उससे काफी ज्यादा डिटेल में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। मतलब ऐसी चीजें हम डिस्कस करेंगे और इतनी डेप्थ में जो आपको ना 11th ना 12th दोनों की टेक्स्ट बुक मिलने वाली है, ठीक है। तो एंड तक पूरा लेक्चर देखना, ताकि हम जब नेक्स्ट लेक्चर में एक्चुअली सर्कुलर मोशन से रोटेशनल डायनामिक्स के पहले पार्ट से शुरू करें, ठीक है, तो आप एकदम ज्यादा थरो हो जाओ। ओके, सो लास्ट लेक्चर में जाने के पहले कुछ गाइडलाइंस दिए थे मैंने। आपके पास एक 200 से 300 पेज का नोटबुक होना चाहिए, 4 कलर्ड पेन होनी चाहिए, पूरे डिटेल नोट्स आप बनाएंगे। आई होप सो आपने वो फॉलो किया है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम गाइस, लेट अस बिगिन विथ द फर्स्ट पार्ट। ओके, सो गाइस सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है पहले ये समझते हैं अब हम लोग। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? तो जब बच्चों को मैं पूछता हूं व्हाट इज सर्कुलर मोशन, तो बच्चे मुझे जवाब देते हैं सर एग्जांपल फैन सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, ओके। दूसरा एग्जांपल पूछा तो बच्चे बोलते हैं सर हैंड्स ऑफ अ निडल भी क्या परफॉर्म करते हैं? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। मैंने बोला ओके, और कुछ एग्जांपल दो। फिर बोलते हैं सर गाड़ी का टायर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, ओके ठीक है। बेटा ये सारे एग्जांपल गलत है, सारे एग्जांपल गलत है। ना फैन सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, ना घड़ी के कांटे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं, ना टायर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, ठीक है। ये तीनों चीजें रोटेट होती है। बेटा पहले तो डिफरेंस समझो, रोटेशन और सर्कुलर मोशन के बीच का डिफरेंस समझो। सर्कुलर मोशन क्या होता है? द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, मतलब क्या कि अगर एक बॉडी घूम रही है सर्कल के सरकमफरेंस पे, उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो बेटा क्या तेरा फैन जो है, तेरा फैन ऐसे रोटेट होता है क्या? तेरा पूरा पंखा ऐसे घूम रहा है क्या? मतलब वो अपने तीनों पंखड़ियों को लेके ऐसा सर्कल बना रहा है क्या? ऐसा घूम रहा है? नहीं, करेक्ट। आपके घड़ी के कांटे भी देखो, तीनों कांटे ना एक एक्सिस पे तीनों ना जुड़े हुए होते हैं, तो वो उस एक्सिस पे रोटेट होते हैं, करेक्ट। आपका टायर भी जो होता है वो नीचे बार से जुड़ा हुआ होता है, तो वो भी रोटेट होता है, सर्कुलर मोशन नहीं परफॉर्म करता है। तो सर सर्कुलर मोशन का एग्जांपल क्या हुआ? सर्कुलर मोशन का बेस्ट एग्जांपल मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ये सारे एग्जांपल है सर्कुलर मोशन के। बेटा रोटेशन एक पर्टिकुलर एक्सिस पे होता है, ये मैं रोटेट हुआ। अब अगर मैं यहां पर जमीन पे एक सर्कल बनाऊं और मैं सर्कल के इर्द गिर्द भागू, तो मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूं? सर्कुलर मोशन, ओके। तो व्हाट इज सर्कुलर मोशन गाइस? द मोशन ऑफ अ बॉडी along the circumference of circle. The motion of a body along the circumference of circle is called
as circular motion, is called as circular motion. समझा लाला? The motion of a body along the circumference of circle is called as circular motion. सर एग्जाम्पल दो, तो एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया. क्या दिया एग्जाम्पल? मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, बराबर. मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. ये सारे एग्जाम्पल किसके बेटा? सर्कुलर मोशन के. एक ऐसा मोशन जो पार्टिकल कहां घूम रहा है? सर्कल के सरकमफ्रेंस में घूम रहा है. कहां घूम रहा है? सर्कल के सरकमफ्रेंस में. क्लियर गाइस? एकदम पक्का? श्योर बेटा? क्लियर? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं. अब सर्कुलर मोशन पढ़ने के बाद सबसे पहली चीज जो अपने को समझनी है वो है बराबर, रेडियस वेक्टर. गाइस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको पूरी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी. तो अब रेडियस वेक्टर क्या होता है? सर्कुलर मोशन पढ़ने से पहले गाइस हमें समझना है व्हाट इज अ रेडियस वेक्टर. ठीक है बेटा, बहुत छोटी छोटी बात है. कोई बताएगा नहीं कि अभी आज जो टीचर पढ़ा रहा है वो समझ के आएंगे, बच्चे को भी पता ही होगा रेडियस वेक्टर क्या होता है. ठीक है, लेकिन उसे थोड़ी पता है कि हमने 11th में कुछ नहीं पढ़ा है. ओके ठीक है, मुझे पता है कि मेरे बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है, बाकियों को थोड़ी पता है. ठीक है, तो व्हाट इज अ रेडियस वेक्टर गाइस? इट इज अ वेक्टर ड्रॉन. It is a vector drawn from the center of the circle to the position of the particle at any given time. बोर्ड पर ध्यान देना. It is a vector drawn from the center of circle to the position of particle at any given time. At any given टाइम. बराबर बेटा? ओके, ये समझो आपका सेंटर है O और इनिशियली आपका पार्टिकल है A पे. करेक्ट? तो OA बार आपका रेडियस वेक्टर हो गया R बार. क्या हो गया बेटा आपका? रेडियस वेक्टर R बार. मेरी पतली वाली पेन नहीं मिल रही आज, कोई बात नहीं. बात नहीं, ये ठीक है. चलो ओके गाइस, आर बार. अब समझो 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 समझो. पार्टिकल थोड़े समय बाद पार्टिकल पहुंचा बी पे. कहां पहुंचा मेरा बच्चा? बी पे. ये बी पे आया पार्टिकल. ओके, तो अब जो मैं वेक्टर बनाऊंगा सर्कल के सेंटर से पार्टिकल की पोजीशन तक, उसे मैं वंस अगेन कहूंगा मेरा रेडियस वेक्टर. क्या कहूंगा मेरा बच्चा? रेडियस वेक्टर. पक्का मेरा बच्चा? हाँ कि नहीं? इट इज अ वेक्टर ड्रॉन. हमने व्हाट इज द रेडियस वेक्टर? एक वेक्टर जो कहां से बनाया? सर्कल के सेंटर से. कहां पर बनाया? पार्टिकल की पोजीशन तक, एट एनी गिवन टाइम, कोई भी गिवन टाइम पे. इट इज a vector drawn from the center of circle to the position of particle at any given time. It is a vector drawn from the center of the circle to the position of the particle at any given time. उसे हम रेडियस वेक्टर कहते हैं.
एग्जाम्पल में हमने बता दिया है ओ ए बार, ओ बी बार, etc। करेक्ट, एकदम पक्का। बेटा अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बच्चों को समझता नहीं है लेकिन हमें तो समझेगा भाई, हम NIE से एसोसिएटेड है। बेटा जैसे जब एक बॉडी लीनियर मोशन परफॉर्म करती है, ठीक है, तो जब वो मोशन कर रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, उसका वेलोसिटी होता है, उसका एक्सेलरेशन होता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया। वैसे ही जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो सर्कुलर मोशन में उसका डिस्प्लेसमेंट एंगुलर होता है, उसका वेलोसिटी भी एंगुलर होता है और उसका एक्सेलरेशन भी एंगुलर होता है। तो अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन है क्या? अब मैं आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा और मुझे पता है कि मेरे बच्चों को ये नहीं पता, तो मुझे बताओ आपको क्या समझने वाला है जब मैं ओमेगा यूज करूंगा, जब मैं थीटा यूज करूंगा, जब मैं अल्फा यूज करूंगा? आपके लिए तो वो सिर्फ 3 सिंबल्स होंगे। हम यहां समझेंगे कि भाई थीटा असल में होता क्या है। चलो ध्यान दो, तो पहले कंसेप्ट समझा रहा हूं फिर डिफाइन करूंगा। डायग्राम यही है, ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो। कंसिडर a particle performing circular motion along the circumference of circle. Consider a particle performing circular motion along the circumference of circle with radius r, in anti-clockwise direction. Consider a particle performing circular motion along the circumference of circle r in anti-clockwise मतलब देखो क्लॉक अपना कैसे चलता है, ऐसे चलता है ना। एंटी क्लॉकवाइज मतलब हम उल्टा जा रहे हैं, ऐसे उल्टा, ऐसे उल्टा उल्टा। क्लियर गाइस, एकदम पक्का, मतलब मेरा पार्टिकल ऐसे जा रहा है उल्टा। तो कंसीडर पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस r इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, लेट इनिशियली द पार्टिकल be at point A after a short interval of time t, particle reaches at point B, covering a small distance s and describing an angle theta towards the center। ध्यान देना बच्चों, बेटा हमने क्या कंसीडर किया, हमने पार्टिकल कंसीडर किया जो क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है along the circumference of a circle, जिसका रेडियस कितना है r, और वो पार्टिकल कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हमने क्या बोला कि इनिशियली मेरा पार्टिकल कहां पर है, ए पर। कुछ समय बाद, छोटे टाइम के बाद, टी के बाद, मेरा पार्टिकल पहुंचा बी पर। कहां पहुंचा, बी पर। मेरा पार्टिकल ए पे था, थोड़े समय बाद मेरा पार्टिकल पहुंच गया बी पर। तो जब मेरा पार्टिकल ए से बी पर पहुंचा ना, तो उसने एक छोटा सा डिस्टेंस कवर किया एस, बराबर। और उसी समय मेरे रेडियस वेक्टर ने सर्कल के सेंटर पे एक एंगल डिस्क्राइब किया। दिख रहा है क्या आपको? इस एंगल को हम बोलते हैं मेरा लाला थीटा, पक्का। और ये होता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
ये होता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय रेडियस वेक्टर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल एट एनी गिवन टाइम। कौन डिस्क्राइब कर रहा है एंगल? क्या डिस्क्राइब कर रहा है एंगल? कौन कर रहा है? रेडियस वेक्टर। कहां पर कर रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। कब? एट एनी गिवन टाइम। It is the angle described by radius vector towards the center of circle at any given time. Define करेंगे. It is the angle described by radius vector towards the center of circle at any given time। ये हमने पढ़ लिया डेफिनेशन। ऊपर एक्सप्लेनेशन, नीचे डेफिनेशन। क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एक एंगल। कौन बना रहा है? रेडियस वेक्टर। कहां बना रहा है? सर्कल के सेंटर पे। कब बना रहा है? एट एनी गिवन टाइम। सबको मर्ज करो, डेफिनेशन बनेगा। इट इज द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय रेडियस वेक्टर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल एट एनी गिवन टाइम। बेटा एक आर्ट होता है डेफिनेशन को याद करने का। वो आर्ट, वो कला हमें सीखनी है। क्लियर? श्योर? एकदम पक्का? ओके चलो, डेफिनेशन आ गया। ओके डेफिनेशन आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। So therefore मेरी बात सुना बेटा, तेरे को ये एक सेक्टर दिख रहा है, सेक्टर। ओके देख, ये दिख रहा है, ये है लेंथ ऑफ आर्क एस, ये सेंट्रल एंगल थीटा और ये रेडियस आर। अब अगर आपको याद हो तो हमने 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा था मैथ्स में, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। पहला चैप्टर मैथ्स 1 का आपका याद आया? ओके उसके अंदर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था लेंथ ऑफ आर्क का। याद आ रहा है मेरा लाला? लेंथ ऑफ आर्क का S इज इक्वल्स टू आर थीटा। कुछ याद आया? लेंथ ऑफ आर्क का ये फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने कि भाई S क्या होता है? S इज R इंटू सेंट्रल एंगल, R इंटू सेंट्रल एंगल। S इज इक्वल्स टू R इंटू थीटा। पक्का? तो देयरफॉर यहां से थीटा क्या मिलेगा? थीटा इज इक्वल्स टू S अपॉन R। थीटा क्या मिला मेरे बच्चे को? S अपॉन R। पहला फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल्स टू S अपॉन R। SI unit is radians। SI unit is radians। It is a dimensionless quantity। It is a dimensionless quantity। It is a vector quantity। बहुत इंपॉर्टेंट। It is a vector quantity। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसके पास क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा। Its direction is given by right hand thumb rule। Its direction is given by right hand thumb rule। एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन कैसे मिलता है बेटा? राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल से। थोड़ा टेढ़ा होगा, कोई बात नहीं, टेढ़ा है पर मेरा है। करेक्ट? चलो अब जरा इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट इतने में लिखूंगा मैं क्योंकि यहां पर कुछ एक्सप्लेन करना होगा आपको मेरे को। ठीक है, आ जाएगा इतने में स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट बोलता हूं। अच्छा बेटा, रेडियंस उसका यूनिट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन नहीं है, क्यों? क्योंकि डायमेंशन किसका होता है? मीटर का, सेकेंड का, केजी का, एम्पियर का, केल्विन का। ठीक है, रेडियंस का कोई डायमेंशन नहीं है। तो ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। यूनिट है हाँ, डायमेंशन नहीं है। आपको 1 मार्क के लिए या आ सकता है एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज अ यूनिट बट नो डायमेंशन। यूनिट है, डायमेंशन नहीं है।
ठीक है, नीचे ऑप्शन दिए होंगे, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ना यूनिट है ना डायमेंशन है, छोड़ दे। नीचे ऑप्शन दिया होगा स्ट्रेन, ना यूनिट है ना डायमेंशन है। नीचे ऑप्शन दिया होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आंसर। एक और एक ऑप्शन दे सकते हैं वो लोग, कौन सा, पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो के पास भी ना यूनिट है ना डायमेंशन है, इसके पास यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं। क्लियर गाइस? ओके, चलो बढ़ेंगे आगे। स्टेटमेंट, imagine the axis of rotation to be held in your right hand. Imagine the axis of rotation to be held in your right hand with fingers curled and thumb outstretched. ये फसल करो कि आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो आपके राइट हैंड में है, आपकी उंगलियां कर्व्ड है और अंगूठा जो है वो बाहर निकला हुआ है। If the curled finger denotes motion of particle, मतलब मेरा पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, motion of particle, then the outstretched thumb denotes the direction of angular displacement. अगर आपकी कर्व्ड फिंगर्स क्या दर्शा रही है, पार्टिकल का मोशन, तो आपका आउटस्ट्रेच्ड थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। Imagine the axis of rotation to be held in your right hand with fingers curled and thumb outstretched. If the curled finger denotes motion of particle, then the outstretched thumb denotes direction of angular displacement. मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया बेटा, लेकिन लिखेंगे हम इंग्लिश में क्योंकि आपको आंसर एट द एंड इंग्लिश में लिखना है मेरा बच्चा। ठीक है, शुरू करें। चलो पहले लिख रहा हूं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं, टेंशन मत लो लाइफ में। Imagine axis of rotation to be held in your right hand with fingers curled and thumb outstretched. If the curled fingers denote motion of particle, then the outstretched thumb denotes direction of angular displacement. करेक्ट, ये स्टेटमेंट लिख दिया। Imagine the axis of rotation to be held in your right hand with fingers curled and thumb outstretched. If the curled finger denotes motion of particle, then the outstretched thumb denotes the direction of angular displacement. चलो ये स्टेटमेंट है। अब यहां पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन यहां देखते हैं मेरा लाला। ये क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन, ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दो जरा। ओके, फॉर, अच्छा थोड़ा डिटेल में जाएंगे लाला, थोड़ा डिटेल में। फॉर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, बेटा एकदम डिटेल में जाने वाले हैं। बेटा सर्कुलर मोशन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे घूम रहा है, एक होता है वर्टिकल मतलब ऐसे घूम रहा है। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। समझा कि नहीं? आप एक ये लो, क्या बोलते हैं, ये देखो चार्जर दिख रहा है आपको, ठीक है, कोई मारे नहीं मेरे को, खाली बस ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये अगर इसे मैं खाली टूटे ना, ये अगर मैं इसे ऐसे घुमा रहा हूं तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, समझ रहा है बेटा? ठीक है, और ये अगर मैं इसे ऐसे घुमा रहा हूं तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। क्लियर मेरा बच्चा? हाँ कि नहीं लाला? ओके, चलो ध्यान दो यहाँ पे। तो मेरा पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो बोर्ड पे आ जाओ। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के लिए, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के लिए ध्यान देना बेटा भी जरा, ठीक है। जब मेरा पार्टिकल घूम रहा है
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक कैसे घूमती है? क्लॉक, ये क्लॉक को मैंने ऐसे रखा है ना, तो क्लॉक अभी ऐसे घूम रही है ना, समथिंग लाइक दिस क्लॉक। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब मेरा पार्टिकल ऐसे जा रहा है, उल्टा। अरे क्लॉक ऐसे चलेगी ना, टिक 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 टिक, हम ऐसे जा रहे हैं उल्टा। ओके, तो चलो अभी राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन इन योर राइट हैंड विथ फिंगर्स कर्ल्ड एंड थंब आउटसाइड। देखो, अगर फिंगर क्या बता रही है? पार्टिकल का मोशन, तो पार्टिकल का मोशन कहां जा रहा है? अंदर, ऐसे कटाक। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहां जा रहा है? ऊपर। कहां जा रहा है? ऊपर। अरे चेक करना बेटा, पार्टिकल ऐसे जा रहा है ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहां जा रहा है? ऊपर। थीटा जा रहा है ऊपर। ओके, डायरेक्शन ऑफ थीटा इज अपवर्ड। बराबर, एकदम पक्का। अगर 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 मेरा पार्टिकल घूम रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ध्यान देना लाला, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्या? यहां ध्यान दे, यहां ध्यान दे बेटा, मतलब ऐसे, करेक्ट ना? तेरी क्लॉक ऐसे ही चलती ना, टिक टिक। अरे तू घड़ी ऐसे रहेगा तो क्लॉक ऐसे चले, टिक 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 बाहर की ओर। ठीक है, चल अब राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर। ओके, मोशन ऑफ पार्टिकल कहां आ रहा है? बाहर की ओर। बाहर की ओर मतलब ऐसे, कटैक। तो आउटसाइड थंब कहां जा रहा है? नीचे। तो ऐसे नीचे, क्लॉकवाइज डाउनवर्ड, क्लॉकवाइज डाउनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड, क्लॉकवाइज डाउनवर्ड। बराबर ना? तो थीटा अपना आया नीचे। बराबर, थीटा इज डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है सर, कुछ समझा नहीं। पार्टिकल मोशन ऐसा परफॉर्म कर रहा है, थीटा ऐसा ऊपर जा रहा है, पार्टिकल मोशन ऐसा परफॉर्म कर रहा है, थीटा नीचे जा रहा है। तो लॉ अप्लाई करना समझ गया, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो आपको मैं एग्जांपल देता हूं बेटा, सबसे बढ़िया एग्जांपल। ठीक है बेटा, बचपन में वो दो पंखुड़ी वाले पंखे से खेले हो? नहीं, जाना स्टेशनरी की शॉप पे, अगर मिलता रहेगा तो उसे लेके आना। ठीक है, उसे लेके आओ और ना उस पंखे को आप ना पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। कैसे घुमाओ? एंटी क्लॉकवाइज। जब उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे ना, तो पंखा ऊपर की ओर जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर। और जब आप उसको क्लॉकवाइज घुमाओगे, कैसे घुमाओगे? क्लॉकवाइज, तो नीचे की ओर जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर। अरे वो आता है ना प्लास्टिक का दो पंखुड़ी वाला पंखा, नीचे प्लास्टिक का स्टैंड होता है और ऊपर दो पंखा होता है। उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो ऊपर जाएगा, क्लॉकवाइज घुमाओ तो नीचे जाएगा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? डेप्थ में जाएंगे, कहा था। चलो अब आते हैं फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब अगर मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हूं, क्या परफॉर्म कर रहा हूं? वर्टिकल। वर्टिकल माने, बोर्ड पे आ जा, बोर्ड पे आ जा बेटा। ये क्या हो गया? करेक्ट? श्योर गाइस, एकदम पक्का? ओके, ध्यान दे, इसमें जा रहा हूं मैं। ओके, अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मैं जा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कैसे जा रहा हूं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलो पहले लॉ अप्लाई करो, लॉ अप्लाई करो। वर्टिकल है ना, पार्टिकल का डायरेक्शन देख, ऊपर, बराबर ना? ये हाथ ऐसे, ये हाथ ऐसे, तो थंब कहां जा रहा है? आउटवर्ड। थंब कहां जा रहा है? आउटवर्ड। तो थीटा का डायरेक्शन क्या हो गया मेरा लाला? आउटवर्ड। थीटा का डायरेक्शन क्या हो गया मेरा लाला? आउटवर्ड। ठीक है, और अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, चल राइट हैंड रूल अप्लाई कर। पार्टिकल का मोशन ऐसे अंदर, ऐसे अंदर, तो थंब का जा रहा है? इनवर्ड। थंब का जा रहा है? इनवर्ड। तो क्लॉकवाइज के लिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए थीटा कहां जा रहा है मेरा लाला? इनवर्ड। थीटा कहां जा रहा है मेरा बच्चा?
इनवर्ड। जरा समझो सर, इसका एग्जांपल समझा, इसका एग्जांपल दो। दे रहे बेटा, दे रहे बेटा। घर पे कभी इलेक्ट्रीशियन या कारपेंटर को काम करते देखा है? जब वो स्क्रू को टाइट कर रहा होता है ना, टाइट, स्क्रू को क्या कर रहा होता है? टाइट। तो वो उसका जो स्क्रू है, उसका स्क्रू ड्राइवर, वो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है, तो कहा जाएगा अंदर। और जब उसको उसको लूजन करना होता है, बाहर निकालना होता है, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड, क्लॉकवाइज इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड, क्लॉकवाइज इनवर्ड। बेटा ये ना चेक कर लो, पेन अपने हाथ में लो, पेन को ना, पेन को आप ना क्लॉकवाइज घुमाओ, चेक कर। पेन कहां जा रही है? अंदर जा रही है, देख रहे हो? पेन अंदर जा रही है, साइड से बताता हूं, साइड से। ये मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, ठीक है? बीच में से पकड़ा है, पेन कहां जा रही है? अंदर, देख रहे हो? चलो अब इसको मैं क्लॉकवाइज घुमाता हूं, करेक्ट? एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड, क्लॉकवाइज इनवर्ड। अरे देख रहे हो कि नहीं? ये क्लॉकवाइज घुमा तो अंदर गया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो बाहर आया। क्लियर? आप अपने हाथ से भी कर सकते हो कोशिश, एकदम पक्का, श्योर। स्क्रू का एग्जांपल परफेक्ट है, पेन का एग्जांपल दिया। बाबा देख लो, ऐसे घुमाना है, बाहर आ रही है पेन, पेन का एज देखो, एज, एज ये आ गया मेरे हाथ में, ठीक है? अब क्लॉकवाइज घुमा, देख रहे हो? क्लॉकवाइज घुमा रहे, कहां जा रही है? अंदर जा रही है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड गाइस, बेस्ट एग्जांपल। क्लियर? तो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, यूनिट क्या, फॉर्मूला क्या है, यूनिट, डायमेंशन, कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो डायरेक्शन कौन से रूल से मिलेगा, और डायरेक्शन क्या क्या होगा, एकदम डिटेल में समझ लिया, एकदम मतलब पूरा वाट लगा दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। अब पॉसिबल ही नहीं है कि कोई कुछ ना समझे। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट के बाद गाइस हम आते हैं एंगुलर वेलोसिटी पे। किस पे आते हैं मेरा बच्चा? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी गाइस? बेटा वेलोसिटी क्या था? लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां पर भी वही है, थोड़ा सा यहां पर ना, थोड़ा सा कुछ वर्ड्स ऐड हुए, और वो क्या ऐड हुए बताता हूं मैं। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिमिटिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोला बेटा? इट is the rate of change of limiting angular displacement with respect to time. It is the rate of change of limiting angular displacement with respect to time. सर ये लिमिटिंग क्या होता है? तो बेटा ये लिमिट्स हमने अपने 11th स्टैंडर्ड में मैथ्स 2 में चैप्टर नंबर 7 लिमिट्स पढ़ा था। लिमिट्स, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, अलजेब्रिक लिमिट, एक्सपोनेंशियल लिमिट, लॉगरिथमिक लिमिट्स, लिमिट्स पढ़ा था ना। लिमिट हमेशा एक फंक्शन का निकलता है, तो वही लिमिट है यहां पर। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज, हम बताते हैं डेल्टा बाय डेल्टा टी से। किससे बताते हैं? डेल्टा बाय डेल्टा टी, लिमिटिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लिमिटिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बेटा याद रखना, ये ना आपको बहुत सी बार देखने मिलेगा अपने मैथ्स में, जब आपको पढ़ाएंगे चंद्रेश सर, ठीक है, डेरिवेटिव पढ़ाएंगे ना, कैलकुलस का पार्ट चंद्रेश सर पढ़ाएंगे ना, तो आपको दिखेगा, ऐसा दिखेगा आपको, लिमिट डेल्टा y बाय डेल्टा x व्हेन डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो सर इसको क्या लिखेंगे मालूम है? dy बाय dx। लिमिट डेल्टा d बन जाता है, लिमिट डेल्टा क्या बन जाता है? d। मैथ्स में पढ़ोगे आप लोग, मैथ्स का पार्ट है वो।
तो लिमिट डेल्टा क्या बन गया डी, तो ये हो गया डी थीटा बाय डी टी। क्या हो गया डी थीटा बाय डी टी। तो मेरा बेटा ओमेगा क्या मिला थीटा अपॉन टाइम। ओमेगा क्या मिला मेरे बच्चे को थीटा अपॉन टाइम बराबर। ध्यान दे ध्यान दे SI यूनिट इज रैड, थीटा का रैड पर सेकेंड टाइम। SI यूनिट इज रैड पर सेकेंड। डायमेंशन इज L0 M0 T-1। ना लेंथ है ना मास है ना मीटर है ना केजी है, सेकंड है नीचे है, तो T-1। फॉर्मूला है ओमेगा अपॉन टी, यूनिट है रैड पर सेकेंड, डायमेंशन है L0 M0 T-1। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है बेटा वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन भी होगा, ध्यान देना। इट्स डायरेक्शन इज सेम as that of angular displacement. Its direction is same as that of angular displacement. मतलब जो भी angular displacement का direction होता है वही angular velocity का direction होता है। मतलब for horizontal circular motion anti-clockwise upward, clockwise downward. For vertical circular motion anti-clockwise outward, clockwise inward. जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वही एंगुलर वेलोसिटी का भी होता है, सेम, कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं। क्लियर गाइस, एकदम पक्का, श्योर? अरे हाँ के नहीं लाला? अच्छा मेरी बात सुनो, हमने एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन पढ़ा, हमने उसका फॉर्मूला बनाया, हमने यूनिट देखा, डायमेंशन देखा, डायरेक्शन देखा। अभी एक चीज रह गई है बेटा, एक चीज रह गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा याद रखता नहीं है। करेक्ट? क्या? ध्यान दो। रिलेशन बिटवीन linear velocity and angular velocity. Relation between linear velocity and angular velocity. ध्यान दो, linear velocity मतलब आपका v, angular velocity मतलब आपका ओमेगा। बराबर? एकदम पक्का। What is that बेटा? ध्यान देना लाला। V is equals to R ओमेगा। क्या है फॉर्मूला रिलेशन बेटा? V is equals to R ओमेगा। बहुत जगह काम आता है, बहुत जगह काम आता है। जहां पर V है मेरा, V है मेरा लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा है मेरा एंगुलर वेलोसिटी, और आर है मेरा रेडियस ऑफ सर्कल। आर क्या है मेरा? रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा यही से करेक्ट मुझे ओमेगा क्या मिल जाएगा? ओमेगा विल बी V अपॉन आर। ओमेगा विल बी V अपॉन आर। तो ध्यान दो गाइस, एक ही स्क्रीन पे हमें ओमेगा के दो फॉर्मूले दिख रहे हैं। ओमेगा थीटा अपॉन टी भी है, जहां पर छोटा टी टाइम इंस्टेंस है। छोटा टी क्या है मेरा लाला? टाइम इंस्टेंस। और ओमेगा क्या है यहां पर? दूसरा ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? V बाय आर। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? बेटा वो डिपेंड करता है आपको क्या दिया है।
अगर आपको लीनियर वेलोसिटी और रेडियस ऑफ सर्कल दिया है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टाइम इंस्टेंस दिया है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बेटा आज ही के लेक्चर में हम और दो फॉर्मूले देखेंगे ओमेगा के, और दो, इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड एंड इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। 1 मिनट सिर्फ पानी पी लेता हूं। क्लियर लाला? एकदम पक्का। अच्छा, अब यहां से ना कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो बच्चों को पता नहीं होता है, ठीक है, ध्यान दो जरा। बेटा सपोज मेरा पार्टिकल एक ट्रायंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्या परफॉर्म कर रहा है? ट्रायंगुलर मोशन। तो जब वो ए से है, वो ए से बी जा रहा है, ए से बी, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है और यही उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन भी होता है ना, बराबर। जब वो बी से सी जा रहा है तो ये उसके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है और यही उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होता है, अभी पढ़ा। अगर वो सी से ए जा रहा है तो ये उसके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है और यही उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, बराबर। बराबर लाला? हाँ कि नहीं बच्चा? करेक्ट। तो मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देखो हर वर्टाइसेस पे बदलते जा रहे हैं। मतलब जहां पॉइंट नॉन कोलिनियर हुआ डायरेक्शन बदल गया, जहां पॉइंट नॉन कोलिनियर हुआ डायरेक्शन बदल गया। चल एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते बेटा, ठीक है। अगर मेरा पार्टिकल स्क्वायर मोशन परफॉर्म कर रहा है, पहले वो पी पे है, फिर वो क्यू पे है, फिर वो आर पे है और फिर वो एस पे है। तो जब वो पी से क्यू जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये है, बराबर। जब वो क्यू से आर आ रहा है तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये है, आर से एस जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये है, और एस से पी जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये है, बराबर। मतलब हर वर्टेक्स पे अगेन देखो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मतलब जहां पॉइंट नॉन कोलिनियर हुआ डायरेक्शन चेंज, जहां पॉइंट नॉन कोलिनियर हुआ डायरेक्शन चेंज। तो मेरा बच्चा, मेरा बोलने का मकसद ये है, ये भाषण क्यों दिया, ताकि मेरे बच्चों को ये समझ सके बेटा, जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, करेक्ट, तो सर्कल मतलब क्या? इट इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट। मतलब कोई भी दो पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो जब मेरा पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी तो बदलेगा ना, समझे कि नहीं? हर पॉइंट, क्योंकि हर दूसरा पॉइंट नॉन कोलिनियर है, करेक्ट। तो कहना क्या चाहता हूं, जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज tangential. Direction of linear velocity is tangential. Direction of linear velocity is tangential. प्लीज याद रखना मेरा बच्चा। ओमेगा का तो डायरेक्शन हमने देख लिया है, ओमेगा का डायरेक्शन हमें यहां से मिला जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी इस v का डायरेक्शन क्या होता है बेटा? टैंजेंशियल। वो क्यों आया वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, करेक्ट बेटा? एकदम पक्का, श्योर, एकदम डिटेल में, एकदम डिटेल में। बेटा आप बुक उठा के देख लेना, चाहे 11th का चाहे 12th का, इतने डिटेल में आपको नहीं दिया है, नहीं दिया है बेटा। क्लियर? एकदम पक्का। आगे बढ़े तो वेलोसिटी पूरा पढ़ लिया, तो अब मेरे बच्चे जाएंगे एक्सेलरेशन पे। एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या बोला बेटा? एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज नथिंग बट अल्फा। ओके बेटा, जैसे एंगुलर वेलोसिटी को हमने क्या डिफाइन किया था, जरा देखो। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिमिटिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर मोशन में व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहां पर डेफिनेशन क्या बनता है मेरा लाला, जरा ध्यान देना। इट इज
the rate of change of limiting angular velocity with respect to time. It is the rate of change of limiting angular velocity with respect to time. बराबर? So therefore alpha will be rate of change मतलब delta by delta t limiting angular velocity with respect to time. With respect to time. ओके और लिमिट डेल्टा क्या बन जाता है बेटा डी ओमेगा बाय डी टी. क्या बन जाएगा डी ओमेगा बाय डी टी. तो अल्फा क्या मिलेगा मेरे बच्चों को ओमेगा चेंज या माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी. बेटा देखो एक्चुअली फॉर्मूला बनता है ओमेगा बाय टी ओनली क्योंकि ना ओमेगा नॉट जीरो होता है. लेकिन जब मैं ओमेगा बाय टी लिखता हूं ना तो बच्चा ये भूल ही जाता है कि बाजू में ओमेगा नॉट भी है. बच्चा ये भूल ही जाता है. बेटा चेंज इन वेलोसिटी है ना. चेंज मतलब चेंज हो रहा है मतलब पहले कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो था भले जीरो था लेकिन था तो सही. तो आप फॉर्मूला यही याद रखो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय टी. क्योंकि बच्चा जब मैं ओमेगा बाय टी देखो सर यहां से यहां पे आपने लिखा है थीटा बाय टी. यहां पे कैसे ये आ गया. अरे बाबा देख ये ओमेगा बाय टी है. एंगुलर वेलोसिटी इनिशियली जीरो होता है तो मैं इसको जीरो लिखता हूं और ये ओमेगा बाय टी हो जाता है. लेकिन जब मैं इसको ओमेगा बाय टी लिखता हूं ना तो बच्चा भूल ही जाता है कि भाई वो रेट ऑफ चेंज है. चेंज है फाइनल माइनस इनिशियल. वो सिर्फ फाइनल बाय ये लिख देता है इनिशियल सॉरी फाइनल बाय टाइम. फाइनल बाय टाइम. तो इसीलिए मैंने आपको लिखा दिया है कि भाई वो एक्चुअली में है ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय टी. अब ओमेगा नॉट जीरो है तो उसको जीरो डाल तो देखो आंसर वही मिलने वाला है ओमेगा बाय टी. क्लियर. चल इट इज SI unit is rad per second square. ओमेगा का rad पर सेकेंड नीचे एक और एक सेकेंड तो rad पर सेकेंड स्क्वायर. डायमेंशन is L0 M0 T minus 2. L0 M0 T minus 2. पक्का. It is a vector quantity. It is a vector quantity. बराबर. Its direction may be same as that of angular velocity or opposite to that of angular velocity. मतलब क्या बोलना चाहता है बेटा कि भाई ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इसका डायरेक्शन या तो एंगुलर वेलोसिटी के साथ होगा या एंगुलर वेलोसिटी को अपोजिट होगा. एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन या तो एंगुलर वेलोसिटी के साथ होगा या एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट होगा. तो सर मुझे कैसे पता चलेगा कब साथ है और कब अलग अलग है. तो याद रखना when speed increases omega and alpha have same direction. जब स्पीड बढ़ रहा है या वेलोसिटी बढ़ रहा है तो ओमेगा और अल्फा का डायरेक्शन क्या होगा सेम होगा बेटा. when speed decreases omega and alpha have
अपोजिट डायरेक्शन, हैव अपोजिट डायरेक्शन। पक्का बच्चा? हाँ कि नहीं? एकदम पक्का बच्चा लोग? श्योर बेटा? यस और नो? ओके। जब स्पीड बढ़ रहा है तो दोनों का डायरेक्शन सेम, जब स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो ओमेगा और अल्फा का डायरेक्शन अपोजिट। क्लियर? चल एक बात पे आ जाते हैं बेटा, ध्यान दो जो वहां पढ़ा अपन ने, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड angular acceleration, direction between linear acceleration and angular acceleration। ध्यान दो, करेक्ट? चलो ध्यान दो यहां पे। ओके, इट इज A is equals to R अल्फा, A is equals to R अल्फा। जैसे इधर पे V is equals to R ओमेगा था, यहाँ पे A is equals to R अल्फा। पक्का बच्चा मेरा? एकदम पक्का। जहां पर A है आपका लीनियर, या इसे ही मैं कहता हूं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, लीनियर या फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, अल्फा है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, और आर है आपका रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। पक्का बेटा? एकदम पक्का? एकदम माइन्यूट डिटेल में, माइन्यूट डिटेल में, मतलब कोई भी कुछ भी पूछ ले बेसिक के बारे में तो हम एकदम ताबड़तोड़ जवाब देंगे उसको। ठीक है? श्योर? आगे बढ़े। ओके, अब जाते हैं गाइस यूसीएम पे, जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बराबर? ओके, इसी को हम कहते हैं U.CM, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूसीएम आप यूज कर सकते हो, यू कैन यूज द टर्म यूसीएम, इट इज द यूनिवर्सल एब्रिविएशन फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे हम लोग ऑसिलेशन में पढ़ेंगे SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। क्लियर गाइस? एकदम पक्का? चलो आगे बढ़े, डिफाइन करें यूसीएम को। क्या होता है यूसीएम? इट इज द पीरियोडिक motion of a body along the circumference of circle with constant speed। क्या बोला बेटा? इट इज द पीरियोडिक, पीरियोडिक का मतलब क्या? द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एक ऐसा मोशन जो अपने आप को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करता है? रिपीट करता है, उसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। तो इट इज अ पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी along the circumference of circle with constant angular speed, with constant angular speed। ओके, या कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हो आप। श्योर? एकदम पक्का? एग्जाम्पल दे दो सर। तो एग्जाम्पल क्या दिया हमने? मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ
सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। क्लियर गाइस, एकदम पक्का, यूसीएम समझ गया। चलो तुरंत तुरंत देख लेते हैं व्हाट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? टाइम पीरियड, कैपिटल टी। व्हाट इज टाइम पीरियड गाइस? It is the time taken by a particle to complete one revolution. It is the time taken by a particle to complete one revolution. एक पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए एक पार्टिकल को कितना टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। It is the time taken by a particle to complete one revolution. It is the time taken by a particle to complete one revolution. पूरा एक ओके। चलो अपने को मालूम है क्या? We know that, क्या बेटा क्या अपने को मालूम है? वेलोसिटी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। हाँ देखो बच्चा बोलेगा सर डिस्प्लेसमेंट आपने डिस्टेंस क्यों लिखा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम, बराबर ना? करेक्ट। तो टाइम ऊपर गया तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो गया ये, बराबर बराबर। अब जब टाइम पीरियड बन जाता है, क्या बन जाता है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। तो एक रिवॉल्यूशन में बच्चों, एक रिवॉल्यूशन में पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है? कोई बताएगा पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करता है? बच्चे बोलेंगे सर सरकमफरेंस ना, 2πr अपॉन वेलोसिटी, बराबर। श्योर, पूरा लिख ले, गुस्सा नहीं होते, वेलोसिटी चलेगा। तो टाइम पीरियड हो गया कैपिटल टी, सरकमफरेंस हो गया 2πr, वेलोसिटी हो गया v, बराबर बराबर लाला। ओके तो सर t विल बी इक्वल टू 2πr अपॉन व्हाट इज v? r ओमेगा। पुट कर सकता हूं v की जगह पे r ओमेगा, सिंस v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, बराबर ना? तो r कैंसिल, तो t क्या मिल गया मेरे लाले को? 2π बाय ओमेगा, 2π बाय ओमेगा, एकदम पक्का t मिल गया 2π बाय ओमेगा। तो यही से मेरा बच्चा, यही से ओमेगा क्या मिलेगा मेरे बच्चे को? ओमेगा 2π बाय टी। बोला था ना आज के लेक्चर में ही ओमेगा के और दो फॉर्मूले बनाएंगे। लो एक और एक फॉर्मूला तो बन गया, एक और एक फॉर्मूला तो बन गया भाई साहब। ओमेगा इज इक्वल टू 2π बाय टी, करेक्ट, एकदम पक्का, श्योर। बढ़े आगे, बढ़ते हैं गाइस और आते हैं सेकेंड लास्ट पार्ट फॉर द डे, दैट इज नथिंग बट frequency. That is nothing but frequency. What is frequency, guys? It is the number of revolution per second. It is the number of revolution per second. एक सेकंड में पार्टिकल कितनी बार रिवॉल्व हो रहा है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। तो गाइस फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 अपॉन टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल है ना, बराबर। तो n इज 1 अपॉन टी, लेकिन t क्या है? अभी पढ़ा, t है 2π बाय ओमेगा। चेक कर, अभी पढ़ा, कहाँ गया? अरे मैं 2 स्लाइड आगे आ गया, अरे पीछे आ गया, सॉरी। हाँ 2π बाय ओमेगा, बराबर ना? तो ये ओमेगा ऊपर गया, तो n क्या मिलेगा मेरे बच्चों को? n क्या मिला बच्चा?
ओमेगा अपॉन 2 पाई। लो एक और एक फॉर्मूला मिला। इतने फॉर्मूले लाइफ में बना रहे हम लोग, ठीक है, ओके। और इसी से मेरा बेटा अपने को ओमेगा क्या मिलेगा, ओमेगा 2 पाई n। मेरे घर आई एक नन्ही परी। क्लियर गाइस, एकदम पक्का, श्योर। फ्रीक्वेंसी क्या पढ़ा बेटा, फ्रीक्वेंसी। अब लास्ट पार्ट फॉर द डे गाइस, लास्ट पार्ट फॉर द डे, प्लीज ध्यान दो, ठीक है जो भी है। एक्सेलरेशन ऑफ अ particle performing UCM, acceleration of a particle performing UCM, बराबर। बेटा अपने को कोई डेरिवेशन नहीं है, ये डेरिवेशन हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया है, किसमें, 11th में। 11th में हम लोग सिर्फ क्या है वो फॉर्मूला देख रहे हैं, क्योंकि वो काम आएगा अपने को नेक्स्ट लेक्चर में। व्हाट इज दैट, A is equals to omega square R. A is equals to omega square R. बराबर बेटा, A is equals to omega square R. इसी से I can say A is equals to V square upon R. सर ये कहां से लाए, ये कहां से लाए सर, बताता हूं, ध्यान दो। करेक्ट, और इसी से एक और एक फॉर्मूला बनता है, A इज इक्वल्स टू वी ओमेगा। A इज इक्वल्स टू वी ओमेगा कहां से आया, यहां ध्यान दे। ओमेगा क्या है, ओमेगा सिंस ओमेगा इज V अपॉन R, चेक कर, बनाया है हमने V बाय R, बराबर ना। तो यहां आ जा बाबा, ओमेगा की जगह मैं V बाय R डाल सकता हूं, तो V स्क्वायर बाय R स्क्वायर, एक आर कैंसिल, तो V स्क्वायर बाय R, बराबर। अच्छा अब ये ओमेगा स्क्वायर को मैं ओमेगा इंटू ओमेगा लिख सकता हूं, तो ओमेगा R क्या हो जाता है V, ओमेगा R क्या हो जाता है V, तो A क्या मिला, V ओमेगा, A क्या मिल गया, V ओमेगा। क्लियर गाइस, एकदम पक्का, श्योर। सो गाइस this was the another basics of precisely circular motion जो हमें चाहिए था हमारे आगे के सेशंस में जाने के लिए, करेक्ट। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में गाइस हम लोग शुरुआत करेंगे असल 12 से, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसके बहुत बेहतरीन एग्जांपल, एंड व्हाट इज काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ये पार्ट देखेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर, टिल द टाइम विल स्टॉप हियर फॉर द डे, कीप स्टडीइंग, लव यू ऑल, बाय गाइस।